स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस वीडियो में भी हम लोग वही 3D का कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे अप टू एंगल कैसे फाइंड किया जाता है दो प्लेन के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे डिफरेंट कंडीशन में। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है उसमें हम लोग का प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है और पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है एंड पैरेलल टू द प्लेन, और एक प्लेन के साथ वो पैरेलल है। तो देखो, अगर हम लोग के पास कोई भी एक पॉइंट है तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो उसको पहले नोट कर लो। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 is a into x minus x1, b into y minus y1, c into z minus z1 इक्वल टू 0। तो ये प्लेन का इक्वेशन होता है जब भी हम लोग के पास एक पॉइंट होता है, और यहाँ पर पॉइंट हम लोग x1 y1 z1 की जगह में डालेंगे। और ए बी सी क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी सी तुम लोगों का प्लेन का जो नॉर्मल है उसका DRX को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगल में मैंने बताया था कोई भी प्लेन हो तो उसका वो प्लेन के साथ कोई भी परपेंडिकुलर लाइन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ठीक है, नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो ये प्लेन के साथ वो परपेंडिकुलर है। तो यही नॉर्मल लाइन का जो DRS होता है, DRS उसको हम लोग ABC में लिखते हैं, और प्लेन का इक्वेशन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 में लिखा जाता है। यहाँ पर ABC ये तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी प्लेन का इक्वेशन में जो ABC होता है वो हमेशा वो नॉर्मल का DRS को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी ये जो प्लेन का इक्वेशन हो गया एक पॉइंट थ्रू में, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अभी मेरा पास पॉइंट जो है 2 1 -2, तो पहले मैं ये पॉइंट को x1 y1 z1 के जगह में डाल के प्लेन का इक्वेशन लिख दूंगा। फिर क्या दिया हुआ है? प्लेन और एक प्लेन के साथ पैरेलल है। तो पैरेलल क्या होता है? दो प्लेन अगर पैरेलल रहता है आपस में तो उनका जो DRS ऑफ नॉर्मल रहता है वो इक्वल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ two planes are parallel if A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2। तो दो प्लेन पैरेलल कब होता है? अगर A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 और इक्वल टू C1 upon C2। मतलब दो प्लेन का जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट रहता है वो सेम रहना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, तो अभी चलो क्वेश्चन में आते हैं। तो पहले हम लोग प्लेन का इक्वेशन इस पॉइंट में लिख देंगे। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 1 -2 इज, क्या लिखेंगे? ये x1 y1 z1 के जगह में डाल के लिखेंगे ax -2 by -1 c z माइनस ऑफ -2 मतलब z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। जिस इक्वेशन को हम लोग को ज़रूरत है ये वही इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में हम लोग को ABC मालूम नहीं है क्या होगा। तो उसके लिए, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को और एक पैरेलल प्लेन दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे गिवन दिस प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मेरे को अभी क्या मिल गया? ये प्लेन और ये प्लेन आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल का क्या कंडीशन होता है? A1 by A2। यहाँ पर A B C क्या है?
एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है प्लेन का इक्वेशन में। तो अगर ये दोनों का इक्वेशन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों में कोफिशिएंट 1 1 -1 है, और ये अगर ब्रैकेट हटाता है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए है, वाई का कोफिशिएंट बी, जेड का कोफिशिएंट सी। तो इसका जो डीआरएस ऑफ नॉर्मल है ए बी सी है, और इसका डीआरएस ऑफ नॉर्मल 1 1 -1 है। अगर वो पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, वो तीनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर x का कोफिशिएंट a, इसका x का कोफिशिएंट 1, तो a/1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, b/1 इक्वल टू होना चाहिए c/-1। तो ये तीनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल। तो ये एबीसी का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो सपोज मान लो तो इसको ये तीनों इक्वल है, तो इक्वल टू सम वैल्यू के, तो ये कितना हो जाएगा, a/1 इक्वल टू के, मतलब a इक्वल टू के, b इक्वल टू के एंड c इक्वल टू -k। तो यहाँ पर डाल देंगे, हेंस इक्वेशन ऑफ द प्लेन is k into x minus 2, k into y minus 1 एंड c के जगह में डालेंगे -k इंटू जेड प्लस 2। तो ये k को कैसे हटाना है, k कॉमन ले जाएंगे, तो x माइनस 2 y माइनस 1 माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो राइट में 0 है तो k को राइट में ले जाते हैं तो 0 हो जाएगा, k हट जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई माइनस जेड -2 -2 -1 -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। और एक बात तुम लोग नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर हम लोग k ले रहे हैं, अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी x को 1 लिख सकते हैं, b को 1, c को -1 लिख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या है ना, तुम लोग का 5 मार्क्स लाने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग को लिखना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी पैरेलल लाइन दिया हुआ, दो प्लेन पैरेलल है, तो ऐसे टाइप में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, लास्ट क्वेश्चन में एक प्लेन हम लोग को दिया हुआ था, उसका इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन इसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन। तो जैसे कि वो प्लेन में मेरा जो इक्वेशन था उसमें मैं ए बी सी, उसका जो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट है उसको लेके मैंने सॉल्व किया, लेकिन अभी एक्स वाई प्लेन का मेरे को क्या चाहिए, एक्स वाई प्लेन का मेरे को डीआरएस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लो, डीआरएस ऑफ नॉर्मल ऑफ एक्स वाई प्लेन इज, तो एक्स वाई प्लेन का डीआरएस ऑफ नॉर्मल क्या होगा, डीआरएस ऑफ नॉर्मल मतलब जैसे कि मैंने बताया तुम लोगों को, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन होता है ना, उसका इक्वेशन क्या होता है, इसमें z इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसको अगर हमें ये प्लेन को मैं ऐसे लिखूँगा, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ z इक्वल टू 0 को। तो यहाँ पर मेरे को क्लियरली दिख रहा है 0 0 1 0 0 1, वो तीनों एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 0 0 1। तो मैं क्या बोलूँगा, डीआरएस ऑफ नॉर्मल ऑफ एक्स वाई प्लेन इज 0 0 1। वैसे डीआरएस ऑफ नॉर्मल ऑफ वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में डीआरएस ऑफ नॉर्मल क्या होगा, वाई जेड प्लेन का जो ये हो गया दोनों का जेड, उसका जो नॉर्मल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0, मतलब 1 0 0 1 0 0,
and DRS of normal of ZX plane is 0 1 0. ठीक है। तो अभी मैं पॉइंट के थ्रू में इक्वेशन लिखूंगा। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 0 minus 1 3 is a into x minus 0 plus b into y plus 1 c into z minus 3 equal to 0. तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना होगा 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 1। दैट मीन्स a equal to 0, b equal to 0, c equal to 1. Hence, equation of the plane is 0 plus 0 ये हो जाएगा 1 into z minus 3 equal to 0. So z equal to 3 और z minus 3 equal to 0. तो ये मेरा प्लेन का इक्वेशन होगा। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को एक प्लेन का इक्वेशन बनाने के लिए 1 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है और एक परपेंडिकुलर प्लेन दिया हुआ है जो कि वो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो देखो कोई भी अगर मैं प्लेन लेता हूँ, अगर उनका ऊपर 2 पॉइंट सपोज दिया हुआ है, एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, तो हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे अभी कोई भी एक पॉइंट लेके इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट लेके 2 अलग अलग इक्वेशन तो नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही प्लेन का ऊपर है। तो सपोज मान लो मैं पहला पॉइंट ले गया 2 2 1, तो ये पॉइंट में मैं प्लेन का इक्वेशन लिख दिया। अभी जो दूसरा पॉइंट है 9 3 6 वो भी सेम प्लेन का पॉइंट है, तो वो इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक्स वाई जेड के जगह में ये पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है। अभी क्या है, ये प्लेन और एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो मतलब परपेंडिकुलर 2 प्लेन अगर परपेंडिकुलर रहता है तो उसका अंदर कंडीशन क्या रहता है, तो उसको थोड़ा नोट कर देते हैं। इफ 2 planes are perpendicular, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। तो ये होता है if 2 planes are perpendicular। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट में चूज करूंगा, उसको लेके मैं प्लेन का इक्वेशन लिख दूंगा। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the point, तो सपोज मैं पहला पॉइंट ले रहा हूँ 2 2 1। ठीक है। ये पॉइंट थ्रू में मैं प्लेन का इक्वेशन लिखूंगा। इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू वाई माइनस 2 प्लस c इंटू z माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा सपोज इक्वेशन 1 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन मेरे को चाहिए। अब ये बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोगों के पास और एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट यही प्लेन का ही पॉइंट है, तो ये इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। मीन्स एक्स वाई जेड के जगह में ये तीनों पॉइंट को मैं डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सिंस द पॉइंट 9 3 6 lies on the same plane, so this implies a into 9 minus 2 b into 3 minus 2
सी इंटू 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7a प्लस बी प्लस 5c इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो और क्या दिया हुआ है हम लोगों का इक्वेशन, जो प्लेन का फाइंड करना है वो प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन हम लोग डालेंगे। ऑल्सो गिवन द प्लेन 1, प्लेन 1 मतलब हम लोग का ये प्लेन जो रिक्वायर्ड प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है? ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। 2x प्लस 6y प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। तो प्लेन 1 और प्लेन 2, सॉरी ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। तो दो प्लेन जब भी परपेंडिकुलर रहता है तो हमको ये इक्वेशन मिलता है a1 a2। तो a1 a2 मतलब क्या है? दो प्लेन का x का कोफिशिएंट, b1 b2 मतलब y का कोफिशिएंट, c1 c2 मतलब z का कोफिशिएंट। अभी प्लेन 1 और ये प्लेन दोनों में देखो x का कोफिशिएंट कितना है? इसमें a है, इसमें 2 है। तो a1 a2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2a लिखूंगा। फिर b1 b2 लिखूंगा मतलब 6, यहाँ से लूंगा b, 6b लिखूंगा। c1 c2 लिखूंगा मतलब 6c लिखूंगा। इक्वल टू क्या लिखूंगा? 0। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अभी मेरे को इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग को 1 में डालना है। और एक इजी तरीका है, ये तीनों में से हम लोग को जो इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन का हम लोग को एबीसी को हटाना है, मतलब एलिमिनेट करना है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट को यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को यूज करके हम लोग एबीसी को हटा सकते हैं, तो वो ज़्यादा इजी होगा। तो उससे ही तुम लोग प्रैक्टिस करो। डिटर्मिनेंट तो तुम लोग को मालूम है कैसे एक्सपांड करना होता है। तो अभी मेरे को देखो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर ए बी सी को यहाँ पर डाल के इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसमें क्या होगा ना, सॉल्व करते करते कहीं तुम लोग का गलत हो सकता है तो लेकिन डिटर्मिनेंट में हम लोग का ज़्यादातर सही रहता है। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी 1 2 3 में से हम लोग को ए बी सी को एलिमिनेट करना है, तो हम लोग का प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय एलिमिनेटिंग ABC from equation 1 2 and 3। कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो डिटर्मिनेंट ले जाएंगे, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट हम लोग का प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में क्या लिखना है? पहला जो कॉलम है उसमें हम लोग को a का कोफिशिएंट सबको डालना है। तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट है x माइनस टू। सेकेंड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 7 है, 7। थर्ड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 2 है। तो पहला कॉलम क्या रहेगा? a का कोफिशिएंट। दूसरा कॉलम में क्या रहेगा? b का कोफिशिएंट y माइनस 2, और यहाँ पर कितना है? 1 6। वैसे लास्ट कॉलम में z c का कोफिशिएंट z माइनस 1, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अभी ये डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दो तो डायरेक्ट तुम लोगों को प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, तो इसको मैं एक्सपांड करता हूँ। x माइनस 2 इंटू क्या होगा? 6 माइनस 30 माइनस y माइनस 2 इंटू क्या होगा? 42 माइनस 10, 42 माइनस 10, फिर प्लस z माइनस 1 इंटू 42 माइनस 2, 42 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 6 माइनस 30 कितना होता है? माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया 42 माइनस 10 माइनस 32 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 40 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये सब में से हम लोग अगर -8 कॉमन ले जाएंगे, सब में से -8 कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 4y माइनस 2,
-5 z-1 इक्वल टू 0। अभी देखो -8 को राइट में लेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, बाकी ये सबको ब्रैकेट हटा के लिखना है। 3 इंटू एक्स 3x -6, फिर ये हो गया 4y -8, ये हो गया -5z प्लस 5 इक्वल टू 0। और मेरा प्लेन का इक्वेशन हो गया 3x प्लस 4y -5z 8 6 14 -5 -9 इक्वल टू 0। तो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट तो एक ही है, लेकिन जो प्लेन हम लोग का जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो दो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो क्या इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले चलो पॉइंट के थ्रू में प्लेन का इक्वेशन लिख देंगे। So equation of the plane through the point 1 -2 3 is a into x -1 b into y -2 plus 2 c इंटू जेड -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ दिस प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू दिस टू प्लेन। तो ये जो प्लेन है ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ अगर परपेंडिकुलर होगा तो एक इक्वेशन मिलेगा वहाँ से, और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है तो और एक इक्वेशन मिलेगा। तो उसको यूज़ करके हम लोग फिर ABC को एलिमिनेट कर देंगे। Given plane 1 is perpendicular to the planes, दो प्लेन दिया हुआ है 3x -2y -6z इक्वल टू 0 and x -2y plus 2z plus 3 इक्वल टू 0। तो प्लेन 1 क्या है, ये दोनों प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो पहले चलो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा तो क्या इक्वेशन आएगा। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे a, 3a, फिर -2b, फिर -6c इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 ले जाएंगे अगेन फिर ये पर प्लेन इसके साथ भी परपेंडिकुलर है तो और एक इक्वेशन मिलेगा a इंटू 1 a -2 इंटू b -2b 2 इंटू c 2c इक्वल टू 0। इक्वेशन 3। अभी 1 2 3 में से अगर हम लोग ABC को हटा देते हैं तो हम लोग का प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। नाउ eliminating ABC from equation 1 2 and 3, so we get determinant इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट में पहला कॉलम में क्या बोला था मैंने, a का कोफिशिएंट मतलब x -1, इसमें 3, इसमें 1, फिर y + 2 b का कोफिशिएंट, इसमें b का कोफिशिएंट -2, इसमें भी -2। नेक्स्ट c का कोफिशिएंट z -3, इसमें -6, इसमें 2। अभी इसको एक्सपांड करने पर हम लोग का प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। सो यहाँ पर एक्सपांड कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज पहला होगा x -1 इंटू x -1 के साथ क्या इंटू करेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे पहले, फिर माइनस इसको, तो -4 माइनस ये कितना हो रहा है 12, -4 -12, फिर नेगेटिव यहाँ पर लेंगे नेगेटिव y + 2, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6 माइनस
-6 इंटू 1 -6 मतलब माइनस माइनस +6, फिर प्लस z-3 इंटू z-3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -2 -6, फिर माइनस ऑफ -2 +2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया -16 इंटू x-1, ये हो गया 12 इंटू y+2, ये हो गया -4 इंटू z-3 इक्वल टू 0। अभी सब में देखो -4 तो कॉमन है ही, तो -4 को हम लोग कॉमन ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू x-1, ये हो जाएगा +3 इंटू y+2, ये हो जाएगा +1 इंटू z-3 इक्वल टू 0। अभी -4 राइट में जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो -4 हट जाएगा, तो क्या रहेगा 4x -4 3y +6 प्लस z-3 इक्वल टू 0, और 4x + 3y + z ये हो गया -1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3D कंटिन्यू करेंगे, जो कि मैं कल बनाऊंगा वो वीडियो। तो मेरा वीडियो देखते रहना ताकि तुम लोगों का एग्ज़ाम में थोड़ा इजी हो जाए। ओके, थैंक यू।